औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क़याम पाकिस्तान में 1905 से 1947 तक के वाक़यात के साथ हम यहाँ मौजूद हैं और चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम आ जाते हैं हेडिंग नंबर 5 पर नेहरू रिपोर्ट। तारीख़ क़याम पाकिस्तान में नेहरू रिपोर्ट भी जो है एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट का एक पस मंज़र है। देखिए, हिंदुस्तान में 1927 में साइमन कमीशन को बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान का जायज़ा लेने के लिए भेजा और ये देखने के लिए भेजा कि यहाँ पर नए कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट किस तरह हो सकती है और किस तरह से मुख्तलिफुल ख़याल या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने वाली पार्टीज़ को यकजा किया जा सकता है, उनके इश्यूज़ क्या हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मालूम ना हो सका कि साइमन कमीशन के यहाँ पहुँचने के बाद साइमन कमीशन ने तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स से मुराद उस ज़माने में दो ही बड़ी जमातें थीं, एक ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उन्हें नुमाइंदगी या उन्हें बोलने का हक़ नहीं दिया गया या उनको नहीं सुना गया। हालांकि ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर थे उस ज़माने के और दीगर अक़लियतों को भी यही शिकायत थी कि अगर आइन साजी ही करनी है, हिंदुस्तान में नया आइन डेवलप करना है, तो जिन लोगों का यहाँ पर ज़्यादा असर रसूख है उन्हें शामिल गुफ्तगू होना चाहिए था। लेकिन कहा जाता है साइमन कमीशन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था कि इन तमाम कौमियतों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय नहीं पाया जाता। ये इतने मुख्तलिफुल ख़याल या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं कि एक जगह यकजा होकर एक लाहेअमल तय नहीं कर पाते। लिहाजा कहा जाता है साइमन कमीशन जो था, चूँकि वो सही तरह अपना इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, इन्फ्लुएंस शो नहीं कर सका, लिहाजा उसको वापस जाना पड़ा और इसमें इनको वापस भेजने में भी इन दोनों बड़ी पार्टीज़ का बड़ा किरदार था। उसके बाद जो है सूरत हाल चेंज होती है और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की जानिब से APC कॉल की जाती है। APC आज भी हमारे यहाँ होती है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को बैठा के बात की जाती है और इसमें आइन साजी की जानिब नए रुझानात को डिस्कस किया जाता है। द कमेटी इट वाज हेडेड बाय द कमेटी एंड कमेटीज हेडेड बाय द मोतीलाल नेहरू। एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि इनके बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, तो बाद लोग शायद ये समझते हैं कि ये रिपोर्ट उन्हीं से मंसूब है। ऐसा नहीं था, वो सिर्फ इसको ड्राफ्ट करने वाले थे और सही जो रिपोर्ट है वो इनके वालिद साहब से मंसूब है जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। ये ज़हन में रखिएगा। तो इस रिपोर्ट का मरकज़ी पहलू क्या था? द रिपोर्ट वाज डिमांडेड द डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया, कि हिंदुस्तान को ख़ुद मुख्तार कर दिया जाए, हिंदुस्तान में हिंदूज़ की बादशाहत कायम की जाए और मेजॉरिटी में चूँकि हिंदू हैं लिहाजा इसका टैग भी इंडिया ही होना चाहिए, विदाउट द प्रेशर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डोमिनियन स्टेटस का इसमें डिमांड किया गया था। लेकिन इसके जो मेन प्रोविजंस हैं उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो मुसलमानों को किसी हद तक फेवर कर रही थी, लेकिन ओवरऑल मुसलमानों के हक़ जो है उसको जो है तल्फ़ किया जा रहा था, उसको ज़ाया किया जा रहा था, उसे एडमिट नहीं किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इसमें एक बात ये रखी गई कि जनाब हिंदुस्तान में जो सेपरेट इलेक्टोरेट का तस्वुर है उसे नहीं माना गया, उसको अबेंडन करार दे दिया गया, जबकि ये वही सारी बातें जो कि 1916 में लखनऊ पैक्ट में तय हुई थी। तो ये अजीबोगरीब बात लगती है कि जुदागाना इंतखाब का हक़ तस्लीम नहीं किया गया मुसलमानों का और मुसलमान जहाँ पर भी होंगे वो अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर ही सीट्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ये एक मुश्किल अमर था, मुसलमान अक़लियत में थे सिवाय बाज़ इलाकों के। प्लस एक अजीबोगरीब बात ये भी सामने आई कि हिंदू की जो हिंदी ज़बान है वो दैट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यही ज़बान हिंदुस्तान की जो है वो सरकारी ज़ुबान होगी। ये भी एक डिस्टर्ब कर देने वाला पहलू था। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ठीक है, सिंध को मुंबई प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाता है, लेकिन अगर सिंध अपने अखराजात बर्दाश्त कर सके, तो ये एक इसका पहलू था। इसके अलावा इस बात की कोशिश की गई कि वज़ारत ख़ारजा यानी फ़ॉरेन अफेयर्स और इसके अलावा जो आपके डिफेंस अफेयर्स हैं ये सारे पार्लियामेंट के अंडर में होंगे और पार्लियामेंट किसके अंडर में होगी? वाइसराय के अंडर में। वाइसराय जो होता है वो मेन नुमाइंदा होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से किसी भी इलाके में। तो ये इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे। तो इसके ऊपर जो रिएक्शन मुसलमानों का था वो एक फितरी रिएक्शन था।
एक सवाल आ जाता है, व्हाट वर द रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम एंड कायद आज़म टुवर्ड्स द नेहरू रिपोर्ट? तो दे वर टोटली अगेंस्ट द रिपोर्ट, दैट वर अगेंस्ट द पब्लिशिंग ऑफ द रिपोर्ट ऑफ नेहरू, बिकॉज देयर वर नो एलोकेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन दैट रिपोर्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज आप हिंदी को करार दे रहे हैं, मुसलमानों से आज़ादी, 1/3 रिप्रेजेंटेशन को सही नहीं माना गया। इसके अलावा आप मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट के हक़ को तस्लीम नहीं करते नज़र आते, तो इसलिए कहा जाता है मुसलमान इसके बिल्कुल क्या थे, अगेंस्ट थे। और कायद आज़म ने इसको अमेंड करवाने की, इसमें तरामीम करवाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई उसका हल नज़र नहीं आता। लिहाजा अल्टीमेटली कायद आज़म ने भी इसको अपने ख़िलाफ़ करार दिया और पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे उनमें गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। ये था नेहरू रिपोर्ट का थोड़ा सा जायज़ा जो मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। और तारीख़ फिर ले जाती है अगले साल में, यानी 1928 में नेहरू रिपोर्ट पब्लिश होती है और नेहरू रिपोर्ट का एक बाकायदा बड़ा सिविलाइज जवाब जो है कायद आज़म के हिस्टोरिकल 14 पॉइंट्स में मिलता है। और इन पॉइंट्स को कायद आज़म ने इतना खूबसूरत पेश किया था कि हर सेंटेंस और हर लफ्ज़ और हर पॉइंट जो था वो किसी के बराह रास्त बिल्कुल एंटी नहीं था। बड़ी सिविलाइज लैंग्वेज के साथ अपने मुतालबात अपने उस ज़माने ही गवर्नमेंट के सामने रखे और उन्होंने भी कायद आज़म के जो 14 पॉइंट्स हैं उनको बड़े रिस्पेक्ट की निगाह से देखा कि मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के जो पॉइंट्स हैं उनमें वेट है, वज़न है। और इसके जो नुमाया पॉइंट्स ज़ाहिर है हम छोटी अर्ली क्लासेस से भी, इब्तदाई जमातों से भी पढ़ते चले आ रहे हैं कि मरकज़ में वफाक की हुकूमत होनी चाहिए, देयर विल बी अ फेडरल गवर्नमेंट, राइट। प्लस जितने भी प्रोविंसेस हैं हिंदुस्तान में उनको पर्सनल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ख़ुद मुख्तारी देनी चाहिए ताकि वो अपने फ़ैसले सूरत हाल के मुताबिक कर सकें। मुसलमानों की शनाख्त को डिस्टर्ब ना करें, मुसलमानों के लिए रोज़गार के दरवाज़े खोले जाएं और तमाम सूबों में मुसलमानों की जुदागाना इंतखाब की भी नुमाइंदगी का उनको हक़ दिया जाए। और प्लस कोशिश की जाए कि मुसलमान जहाँ जहाँ भी अक्सरियत में हैं उनकी आबादी को, यानी मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में तब्दील करने की कोशिश ना की जाए। इस तरह से कायद आज़म के जो 14 नुकात हैं वो अपनी बड़ी वैलिडिटी के साथ तारीख़ के सफ़ों पर मौजूद हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपने तैयार करने हैं। यू मे हैव द शॉर्ट क्वेश्चन ऑन इट, मे बी 5 और 4, मे बी 7 और मे बी द लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है। 14 नुकात थोड़ा तारुफ करवाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट अपने बातों को एलाबोरेट करेंगे। आगे चलती है बात जनाब, हम आ जाते हैं 1940 में। 1940 का एक बहुत बड़ा जो इवेंट होता है तारीख़ के सफ़ों पर वो है करारदाद लाहौर, लाहौर रेजोल्यूशन, या दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली पाकिस्तान रेजोल्यूशन। मैंने 2 नाम लिए, बाज़ लोगों को ये इल्म है, बाज़ लोगों को नहीं है, तो सुन लीजिएगा। इस करारदाद का असल नाम लाहौर रेजोल्यूशन ही था और ये मुस्लिम लीग के सालाना 22वें और 23वें कहा जाता है 23वें इजलास के अंदर इस बात को आश्कार किया गया, ज़ाहिर किया गया। तारीख़ में एक करारदाद लाहौर है, लेकिन इस रेजोल्यूशन के पास होने के 2nd और 3rd डे हिंदुस्तानी अखबारात ने इसको लाहौर रेजोल्यूशन करार नहीं दिया, उन्होंने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन करार दिया। तो ये एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए, अचीवमेंट थी कि आप एनिमी कैंप से वही बात हो रही है जो हम चाहते हैं। हमने इसे करारदाद लाहौर करार दिया था और ये मंटो पार्क लाहौर में मंजूर की गई थी। 50,000 से ज़्यादा गैदरिंग थी मुसलमानों की और उसमें वो भी कौमें थीं जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के रवैये से और ब्रिटिश के एटीट्यूड से परेशान थे। इसलिए वो मुसलमानों के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके थे कि हम भी, अगर हम इस आज़ादी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो शायद हमें भी हमारे हकूक़ हासिल हो सकें। तो इसका असल नाम करारदाद लाहौर था, लेकिन इंडियन प्रेस ने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया। तो हमारे अकाबरीन ने, हमारी लीडरशिप में इसको एंडोर्स कर दिया कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, हम तो यही चाहते हैं, पाकिस्तान कायम करना चाहते हैं। तो ये बड़ी कामयाबी थी। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय, करारदाद जो थे पेश की थी मौलवी फजल हक जिनका ताल्लुक़ बंगाल से था, और इट वॉज सेकेंडेड बाय। सेकेंडेड बाय का मतलब क्या होगा? फ़ौरन इसको मानने वाले जो थे, यानी इसकी तायद करने वाले थे चौधरी खलीकुज़्ज़मा। और इसके जो मेजर पॉइंट्स थे उनका मरकज़ी पॉइंट ये था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिन इलाकों में मुसलमानों की मेजॉरिटी है, लाइक NWFP है या सूबा अखवान, और प्लस सिंध का इलाका, कुछ बलूचिस्तान का एरिया और वेस्टर्न पंजाब के एरियाज़ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, इन्हें मिलाकर एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, एक मुमलिकत बना दी जाए।
और इसी का तज़किरा अगर आपको याद हो 1930 में खुतबा इलाहाबाद में पहली मरतबा अल्लामा इकबाल भी पेश कर चुके थे। तो ये हमारा पाकिस्तान रेजोल्यूशन का छोटा सा टॉपिक है। इसकी अहमियत, इसके पॉइंट्स और इसकी हिस्टोरिकल जो पोजीशन है वो समझनी है। याद रखिएगा, ये करारदाद लाहौर भी कहलाती है। मंटो पार्क लाहौर में अप्रूव हुई थी और इसको अब जो है मंटो पार्क की जगह इसे कहा जाता है इकबाल पार्क। और कायद-ए-आज़म की चेयर यानी कायद-ए-आज़म की कुर्सी जहाँ रखी गई थी, आज वहाँ यादगार पाकिस्तान मौजूद है। कभी लाहौर जाना हो तो मीनार पाकिस्तान ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल वही जगह है। तारीख़ी जो माहिरीन है वो बताते हैं कि जहाँ कायद-ए-आज़म की कुर्सी रखी गई थी वहाँ पर मीनार पाकिस्तान आज भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, दौर आ जाता है 1947 का और इस दौर में ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से एक बेहतरीन मंसूबा जो है वो तारीख़ में सामने आता है और ये तारीख़ी मंसूबा तक़सीम हिंद का मंसूबा कहलाता है, डिवीज़न ऑफ इंडिया का प्लान कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड फेमसली 3 जून प्लान एंड इट वाज एंडोर्स्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो हिंदुस्तान में भेजा गया और ये मार्च 1947 की बात है जब वो यहाँ पे अराइव हुआ और उसका टास्क यही था कि वो तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात करे और कोई बाहमी लाहे अमल तय करने की कोशिश करे। लेकिन तमाम मुलाकातों के बाद, नुमाइंदों से मिलने के बाद उसने इस बात पर इत्तफाक किया, यकीन कर लिया कि ये कौमें मिल कर शायद ना रह सकें। और चूँकि वो ख़ुद उस ज़माने में, ये 47 का वाक़या है, उस ज़माने में ज़ाहिर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ब्रिटिश गवर्नमेंट थक चुकी थी, लिहाजा ये वक्त ऐसा था कि जहाँ सियासी उलझनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं, लिहाजा मज़ीद कोई प्रॉब्लम चाहते थे क्रिएट ना हो। तो कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन ने बड़ी कोशिशें की कि हम ख्याल कर दिया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिटेन करने की कोशिश की जाए, लेकिन अल्टीमेटली उसने एक प्लान तैयार किया, प्रपोजल सेट किए एंड वेंट बैक टू द इंग्लैंड और वहाँ जाके पार्लियामेंट में पेश किया और पार्लियामेंट ने फिर उस 3 जून प्लान को, जो उस ज़माने में सिंपल एक प्लान था, अप्रूव कर दिया कि ठीक है जनाब, इसको अप्रूव करें और इसके बाद देयर विल बी नो मोर प्लान फॉर इंडिया। इसके बाद कोई और मंसूबा पेश नहीं किया जाएगा और इसके जो पॉइंट्स हैं वो ठीक हैं। तो ग्राहम एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम। उस ज़माने में बरतानिया का जो वज़ीर आज़म था वो ग्राहम एटली था, जिसने बादशाह और उस ज़माने की जो मिनिस्टरशिप या किंगशिप थे उनसे अप्रूवल के बाद इसको ओके कर दिया। अब ये इसके मेन पॉइंट्स आ जाते हैं कि 3 जून प्लान के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या थे। 3 जून प्लान को ये अनाउंस हुआ था ये प्लान, और ये वो पहला दिन था, ये पहला लम्हा था जब ऑल इंडिया रेडियो से कायद-ए-आज़म की आवाज़ बुलंद हुई और उन्होंने ये पहला नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। 3 जून प्लान, चूँकि इसमें पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम कर लिया गया था। तो मेन इसके पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट आता है डिवीज़न ऑफ पंजाब एंड बंगाल, कि तकसीम बंगाल और तकसीम पंजाब, क्योंकि ये बड़े सूबे थे, लिहाजा इसमें ये देखा गया कि जहाँ जहाँ अक्सरियत है मुसलमानों की वो हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाए। तो वेस्टर्न पंजाब जो आज हमारे पास है ये वहाँ मिला हुआ था, इसको अलग किया गया। इसके बाद जो ईस्ट बंगाल था उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की गई कि इन दोनों हिस्सों में अंदर मुसलमान ज़्यादा हैं, लिहाजा ये अलग होने चाहिए, बाकी हिस्सा हिंदुओं के पास हो। इशू ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान का मतलब क्या है, सिंध और बलूचिस्तान का क्या बनेगा। तो इसमें लिखा गया कि सिंध जो है वो चूँकि मुसलमानों के पास ज़्यादा है और वहाँ की असेंबली भी मौजूद है, तो अगर वो अपने हालात चूँकि बेहतर कर सकता है तो ख़ुद फैसला करेगी वहाँ की असेंबली कि वो किस मुल्क के साथ अटैच होना चाहती है। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है तो वहाँ पर जो जरगे हैं, जो कबाइल हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनके सरदार फैसला करेंगे कि वो किस रियासत के साथ अटैच होना चाहते हैं। बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा जो कि डिमार्केट करेगा, जो एलोकेट करेगा कि कौन सा इलाका किस हुकूमत के अंडर कंट्रोल में जाना चाहिए। इसके अलावा गवर्नर जनरल्स जो हैं, दोनों रियासतों के जो गवर्नर जनरल्स होंगे उनके पास मार्च 31 तक 1948 के मार्च 31 तक टाइम होगा कि वो नए बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकें। इसके अलावा 2 इलाके और आ जाते हैं, सहलट और आसाम। इसका क्या बनेगा, इसका भी यही था कि जनाब अक्सरियत राय से, यानी जितने ज़्यादा अक्सरियत लोगों की होगी जिस तरह वो रुझान रखेंगे, ये 2 इलाके वहाँ
अटैच कर दिए जाएंगे या इनको वहाँ पे कोलैबोरेट कर दिया जाएगा। इशू ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रियासत हिंदुस्तान के पूरे मुल्क मुमलिकत हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी रियासतें थीं जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत भी थी और उनकी हुक्मरानी भी थी। तो कहा जाता है हैदराबाद दक्कन औहद की रियासत है, रियासत महमूदाबाद है, और इसके अलावा लसबेला, मकरान वगैरह, ये सारे इलाके जो थे अलहदा प्रिंसली स्टेट्स कहलाते थे। इनके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यही डिसीजन लिया कि ठीक है, जब ये दोनों मुल्क आज़ाद स्टेट्स बन जाएंगे तो यहाँ की प्रिंसली स्टेट्स खुद मुख्तार होंगी फ़ैसला करने में वो किस मुल्क के साथ रहना चाहती हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, कानून आज़ादी हिंद, तमाम पॉइंट्स अपनी जगह पर, ज़ाहिर है उनको अलहदा तो करना था इन दोनों मुल्कों को। 15 अगस्त से ये दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों अलग मुल्क कहलाएंगे। 14 अगस्त से एक मुल्क पाकिस्तान और 15 अगस्त से एक मुल्क इंडिया, बिल्कुल अलग तस्वुर होगा, अपने आइन होंगे इनके। तो एक बाकायदा कानून बनाकर, ये जो है कानून बनाकर इसके प्रोविजंस दे दिए गए, चूँकि वो छोड़ने जा रहे थे हिंदुस्तान को, लिहाजा चाह रहे थे कानून की रोशनी में ये तमाम मामला तय पा जाएँ। तो ये लीगल शेप ऑफ 3 जून प्लान कहलाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें मेन प्रोविजंस यही थे कि जनाब दोनों नई हुकूमतें जो हैं ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी, और जब तक इनका आइन या कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज नहीं हो जाता, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन फोर्स रहेगा, और गवर्नर्स जनरल जो हैं वो हैंडल करेंगे मामलात को। ये उस वक्त सुप्रीम डेजिग्नेशन था किसी भी रियासत का। प्लस मज़ीद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपना टाइटल किंग ऑफ इंडिया यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा यहाँ पे अमल दखल अब नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी, इनके मामलात इनकी असेंबलीज खुद हैंडल करेंगी। तो इन तमाम चीज़ों में हमें नज़र आता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ज़रिए बाकायदा तौर पर एक कानून साजी करके दोनों रियासतों को अलग करने का इंदिया दिया गया, और इसके बाद फिर 1947 की 14 अगस्त को पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुमलिकत खुदादाद में हम आज ज़िंदा और जावेद हैं, और इंशाअल्लाह ये तारीख़ हमेशा ज़िंदा रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।